मुल्क भर में मुफ्त एहतियाती वैक्सीन लगाने के लिए 75 रोजा कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव आज से शुरू। 18 साल से ज्यादा उम्र के अहल अफराद को एहतियाती खुराक देने के काम में आएगी तेजी। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ की जायजा मीटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जदीद आलात से लेस प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार दूसरा जंगी जहाज दूनागिरी आज कोलकाता में पानी में उतारा गया। कोलकाता में कायम दिफाई PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है ये जंगी जहाज। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के बारे में नया इंकिशाफ। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सदर डॉक्टर आदेश अग्रवाल ने हामिद अंसारी और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश पर मालूमात छुपाने और झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। बीजेपी ने इस मामले पर अंसारी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, मुल्क की सलामती को डाला गया खतरे में। केरला में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामना आने के बाद मरकज ने सूरत हाल से निपटने के लिए भेजी एक आला सतही टीम। मरकजी टीम सूरत हाल से निपटने में रियासती सेहत के हुक्काम के साथ करेगी ताउन। मरकज ने जारी की हिदायत। रानिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के अबूरी सदर की हैसियत से उठाया हलफ। गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर करने के बाद स्पीकर ने नए सदर के इंतखाब के लिए कल तलब किया पार्लियामेंट का इजलास। आइंदा बुध तक सदर के इंतखाब का अमल हो जाएगा मुकम्मल। और भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। साइना नेहवाल और HS प्रणय को क्वार्टर फाइनल मैच में करना पड़ा शिकस्त का सामना। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से होगी शुरू। अमेरिका पहली बार इस मुकाबले का कर रहा है इनेकाद। नीरज चोपड़ा की क़ियादत में 22 रुकनी भारतीय टीम पेश करेगी अपना चैलेंज। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान और अब खबरें तफसील से। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के निर्माण भवन में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मुफ्त एहतियाती टीके फराहम करने के लिए 75 रोज़ा कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव का आगाज़ किया। इस खुसूसी मुहिम का मकसद 18 साल से ज़्यादा उम्र के अहल अफराद को कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक फराहम करने के काम में तेज़ी लाना है। यह खुसूसी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव का अहम हिस्सा है। ये मुहिम आज से शुरू होगी और 30 सितंबर तक यानी 75 दिन तक जारी रहेगी। एहतियाती खुराक के अहल अफराद में 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वो तमाम अफराद शामिल हैं जिन्होंने दूसरी खुराक की तारीख के बाद 6 माह या 26 हफ्ते मुकम्मल कर लिए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में आज हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉयज़ को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। आज सुबह से लाइन लगी हुई है, सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। बालिगों को इंसदादे कोविड वैक्सीन की मुफ्त एहतियाती खुराक फराहम करने की मुल्कगीर मुहिम आज से शुरू हुई। गुजरात के गांधीनगर में इस मुहिम के आगाज़ के मौके पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड-19 के लिए मुफ्त बूस्टर खुराक मुहिम के आगाज़ के मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इस 75 रोज़ा खुसूसी मुहिम 12 में 12.08 करोड़ लोग बूस्टर खुराक लेने के अहल होंगे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क गिर सतह पर जारी वैक्सीनेशन मुहिम की सताइश की।
मुंबई में कोविड की रफ्तार ज़्यादा थी और अब वैक्सीन की रफ्तार बढ़ गई है। आज से 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी जम्बोवेट कोविड सेंटर में मुफ्त बूस्टर खुराक मिलेगी। इस सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश ढेरे ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि ये सेंटर आज सुबह 10 बजे खुला और सिर्फ 1 घंटे में 100 से 150 लोगों ने बूस्टर डोज लिया। इस सेंटर में रोजाना 5000 से 8000 लोगों को वैक्सीन लगाने की गुंजाइश है। वैक्सीन के आगाज से अब तक यहां 5000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पूरे देश में और राज्य में बूस्टर डोज वैक्सीनेशन लेने के लिए हालांकि सरकार ने अब अनाउंसमेंट किया और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि राज्य हो, स्थानिक संस्थाएं हो, वो भी अब बड़े मात्रा में इसका प्रावधान कर रही है और इसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज अवेलेबल कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक समय ऐसा था जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंकड़े थे, लेकिन दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी हुआ है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुंबई निभाई है वो है बीकेसी के जम्बो कोविड सेंटर ने। पिछले 2 साल में बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर कोविड का कहाँ पर हुआ है और वैक्सीनेशन अगर कहाँ पर हुआ है तो इसी बीकेसी कोविड सेंटर में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ इस बीकेसी कोविड सेंटर के डीन ढेरे सर इस वक्त है। सर, फिर से एक बार कमर कस ली है सरकारों ने खास तौर पर बूस्टर डोज के लिए और कारण ये भी दिया जा रहा है कि बूस्टर डोज का इस वक्त अगर देखा जाए परसेंटेज काफ़ी कम है। तो ऐसे में बीकेसी कोविड सेंटर आप स्वयं यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन मिले? मेरी आशा है कि बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पहले समय 5, 6, 7 हज़ार पर डे कर चुकी है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है और आशा करते हैं कि आज से ये जो पहल है और लोगों का प्रतिसाद देखते हुए आज 1000 का आंकड़ा हम कम से कम कर पाएंगे और कुछ दिनों में जैसे ही बारिश कम होती है और लोगों का उत्साह बढ़ता है, हम फिर से चाहते हैं कि बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर को पुराने दिन आए और 3-4 हज़ार वैक्सीनेशन डोसेस हम डेली दे पाए। इस वक्त अगर देखा जाए कितनी मात्राएं बीकेसी के पास अवेलेबल है और लोगों को अगर वैक्सीन लेना है तो यहाँ पर किस प्रकार से सुविधा है, किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा इस बूस्टर डोज को लेने के लिए? वॉक इन आप बीकेसी में आ सकते हो, कोई आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आप वॉक इन आ सकते हो और ऑनलाइन भी स्लॉट हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। अगर किसी को बुक करके भी निर्धारित वक्त पे आना है, आपकी ड्यूटीज़ देख के, फिर भी काफ़ी मात्रा में आप बीकेसी में जाइए। और ये सारी सूचनाएं बीकेसी कोविड हॉस्पिटल के जो सोशल हैंडल्स है इस पे आपको अवेलेबल होगी। हमारे पास 24 घंटा हेल्पलाइन है बीकेसी की, किसी को कुछ भी दिक्कत आती है कृपया आप फ़ोन करिए, हमारी टीम 24 घंटा आपको सहकार्य करेगी। अब तक बीकेसी की बात करें तो फिर जितने फेज़ हुए अलग अलग, कितने लोगों को वैक्सीनेशन बीकेसी सेंटर से अब तक मिली है, क्या आंकड़ा होगा इसका? अब तक हमने 5 लाख डोसेस दे चुके हैं और आप देखिए जितने भी बेनिफिशियरीज यहाँ आ रहे इनके अच्छे रिव्यूज़ महानगर पालिका के लिए, बीकेसी के लिए और ये सारा हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर सर इकबाल सिंह चहल सर और हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर इनके गाइडेंस के अंडर हो रहा है। हम भी अपील करते हैं सभी लोगों से जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया, खास तौर पर अगर बात करें हम 18 से 59 की जो एज है, इस एज ग्रुप में वो जल्द से जल्द अपने नियरतम जो भी कोविड सेंटर हो वहाँ पर जाके जो है वैक्सीन की मात्रा ज़रूर ले। शिवशिलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। कल हमने न्यूज़ में देखा था कि यहाँ की सरकार ने ये बूस्टर डोज का आज से शुरू हो रहा है, तो इसलिए आज हमने सुबह में इधर आ गए। तो शुरू है तो अच्छा है काम और बढ़िया काम है। दोनों पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया और इधर ही लिया, गुजरात में नहीं लिया, इधर ही लिया, महाराष्ट्र में लिया है और ये यहीं पे ही लिया है, बीकेसी में लिया है। और फिर हमको पता चला, शाम को न्यूज़ देखा कि भाई बूस्टर डोज चालू होने वाला है, तो हम इधर मार्केट में ही आते हैं काम करने के लिए। तो फिर मेरे मित्र ने कॉल किया कि भाई इधर बूस्टर डोज चालू हो गया है, आप आ जाओ। तो हम दोनों चल के इधर आ गए वॉकिंग। कामरूप आसाम में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव का आगाज किया गया। इस मौके पर भट्टापारा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ध्रुवज्योति हजारिका ने कहा कि 18 से 59 साल तक के लोगों के लिए 67 मराकज़ खोले गए हैं। हमें आज गुवाहाटी में एज अ पार्ट ऑफ कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, कामरूप जिला का, मेट्रो जिला का जो प्रिकॉशन डोज है उसका स्टार्टिंग हो रहे हैं। यहाँ पे 67 सेंटर में एज ग्रुप 18 to 59 का
फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग का पूरा टारगेट है 10,500। वी आर कवरिंग इट, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। काबीना के सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। इजलास में आइंदा 75 दिनों के लिए शुरू की जाने वाली मुफ्त एहतियाती वैक्सीन मुहिम का जायजा लिया गया। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की तस्दीक हुई है। ये मरीज़ 3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात से केरला के कोलम पहुंचा है। केरला हुकूमत ने मंकी पॉक्स से मुताल्लिक़ एक गाइडलाइन जारी की है। मुतासरा शख्स की हालत अभी मुस्तहकम है। राब्ते में आने वाले अफराद की मालूमात हासिल कर ली गई हैं। दरअसल सेहत और कुनबे की बहबूद की मरकज़ी वजारत ने जुमेरात को एक आला सतही टीम केरला भेजी है ताकि केरला के कोलम ज़िले में मंकी पॉक्स के एक तस्दीक शुदा मामले के तनाजुर में सेहत आमा की तदाबीर इख्तियार करने में रियासती सेहत हुक्काम के साथ ताउन किया जाए। इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, RML अस्पताल के डॉक्टर और माहिरीन और वजारत सेहत व कुनबा बहबूद के सीनियर हुक्काम शामिल हैं। वहीं मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक ख़त लिखा है जिसमें उनसे मंकी पॉक्स की बीमारी से निपटने के लिए वजारत सेहत के रहनुमा खतूत पर अमल करने को कहा गया है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजीव भूषण ने कहा कि मंकी पॉक्स की बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत में भी सेहत आमा के निज़ाम को मजबूत करना होगा और इस बीमारी के निपटने के लिए तैयारियाँ करनी होंगी। मरकज़ ने अस्पतालों, डॉक्टरों और तशख़ीसी मराकज़ समेत तमाम हिस्सेदारों से कहा है कि वह मंकी पॉक्स के कंट्रोल के लिए हर सतह पर मुस्तकिल बुनियादों पर काम करें। स्क्रीनिंग टीमों से कहा गया है कि वह तमाम दाखिली मकामात पर मुश्तबा मरीजों की शिनाख्त और स्क्रीनिंग करें। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मंकी पॉक्स बीमारी के इंतज़ामात के सिलसिले में जामे रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स से मुतासरा ममालिक का सफ़र किया है, इनमें से किसी एक अलामत बशमूल जिल्द एनर्जी, सूजन, गुदूद, बुखार, सरदर्द और थकन मुमकिना इमराज हो सकते हैं। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इस मरीज़ को अलहदा रखा जाना चाहिए। मरीज़ों को मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मरीज़ के राब्ते में आने वालों की शिनाख्त की जानी चाहिए। भारतीय बहरिया की समुद्री सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती कला हरिकुमार ने जुमे को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत तामीर करदा दूसरे जंगी जहाज़ दूनागिरी को कमीशन किया। कोलकाता में कायम डिफेंस PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ये जंगी जहाज़ बनाया है जो जदीद आलात से आरास्ता है। GRSE को प्रोजेक्ट 17A के तहत 3 स्टील्थ फ्रेट्स बनाने का ठेका दिया गया था। वज़ीर दिफा ने दरिया हुगली के किनारे पर वाक़े GRSE मेन कैंपस में जंगी जहाज़ को कमीशन किया। इस मौके पर बहरिया फ़ौज फ़ज़ाइया के अलावा GRSE के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इससे कबल प्रोजेक्ट A-17 के तहत तैयार पहला स्टील्थ फ्रिगेट दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। दूनागिरी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास स्टील्थ फ्रिगेट होगी जो समुद्र से लेकर आसमान है और अंडर वाटर तक में दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर सके। इसकी लॉन्चिंग GRSE के गोल्डन जर्नी का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऐसा मेरा मानना है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सदर डॉक्टर आदेश अग्रवाल ने पाकिस्तानी जासूस को मदऊ करने के मामले में हामिद अंसारी और कांग्रेस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात शुरू करे क्योंकि यह कौमी सलामती और जासूसी से मुताल्लिक़ मामला है। डॉक्टर अग्रवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा से दोस्ती कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हामिद अंसारी और जयराम रमेश ने सरकारी इदारों और आवाम को गुमराह करने के लिए जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम कॉन्फ्रेंस के बारे में इंकिशाफ ना करने का फैसला किया। हामिद अंसारी साहब और उनके स्टाफ ने या और कांग्रेस के लीडर्स ने ये बोला कि जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के वो हमारे इनविटेशन पे हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, ये फैक्चुअली गलत है। ना हमने उनको इनविटेशन दिया था, ना ही वो उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से अनइनवाइटेड या इनवाइटेड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। OSD हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा इनको वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि इनको भी बुलाइएगा कॉन्फ्रेंस में, तो हम उसका मतलब नहीं समझे थे। हमने तो इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि टेररिज्म की हमारी कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर पाकिस्तान के जब हमने जजेज को नहीं बुलाया,
वहाँ के बार लीडर्स को नहीं बुलाया, तो हम एक जर्नलिस्ट को किस लिए बुलाएं? साबिक नायब सदर हामिद अंसारी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी जासूस की शमूलियत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर बीजेपी ने अंसारी और कांग्रेस पर हमला किया है। पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद अंसारी और कांग्रेस पर कई सवालात उठाए। देखिए ध्यान से, तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। बीजेपी तर्जुमान ने इस पूरे मामले में कांग्रेस को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मान लो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताओ, जब पुलवामा में हमला हो तो उसको होम ग्रोन टेररिज्म बता दो, और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लड़ रही है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो हमारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी ने कहा कि आईनी ओहदों पर फाइज शख्स के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों की मालूमात उनके दफ्तर को होती है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे प्रोग्रामों में जासूसों को शामिल करके मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया है। संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति आसीन होता है, चाहे रहा हो, उसका हम आदर करेंगे, लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है। अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है, इन सवालों के पूछे जाने से पहले यह जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, हामिद अंसारी जी की थी, सोनिया गांधी जी की थी कि वो जनता को स्पष्ट बताएं, सारी जानकारी दें, और अगर कोई गोपनीय जानकारी है, जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था, तो सरकार को साझा करें सीधा। सदारती ओहदे की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला रमन सिंह समेत कई सीनियर लीडर मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू अपने हक में हिमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलोर में मुनक्किद रियासत के ज़राअत और बागबानी के वज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम रियासतों के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है कि इस स्कीम के फ़वाइद हर किसान तक पहुँचें, ताकि ज़राअत के शोबे में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया, फंड्स बनाया, जिसमें प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया है। हम लोग सभी राज्यों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा बनाने के लिए नीचे तक पहुंचे और कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उनको गैप्स को हम भर सकें। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट आज से शुरू हो गया है। 14,90,000 बच्चों ने दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इम्तिहान के लिए मुल्क के 500 से ज़ायद शहरों में इम्तिहान मराकज़ कायम किए गए हैं। इसके लिए बैरून मुल्क के 10 शहरों में भी इम्तिहान मराकज़ कायम किए गए हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बच्चों की सहूलत के मुताबिक इम्तिहान मराकज़ बनाए हैं। एजेंसी ने इम्तिहान के कामयाब और पुरअमन इनक़ाद के लिए तमाम इंतजामात भी कर लिए हैं। दिल्ली में पहली शिफ्ट में आने वाले बच्चों ने खुशी का इजहार किया। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने इम्तिहान से बाहर आने वाले तलबा से बात की। आज किस पेपर का एग्ज़ाम था और आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छा गया। आज मेरा सोशोलॉजी और हिंदी का एग्ज़ाम था, बहुत बढ़िया गया मेरा एग्ज़ाम, बहुत अच्छा था। तो इसके लिए क्या क्या तैयारी आपने करी थी? प्रिपरेशन अच्छी करी थी, तभी पेपर अच्छा गया मेरा। पोल साइंस का था, जनरल का था और सोशोलॉजी का था। और पोल साइंस तो बहुत इजी थी, मेरे को तो इजी लगी। और सोशोलॉजी का भी ठीक ही था और इंग्लिश का भी अच्छा ही था। कैसे सवाल थे, क्या क्या पूछा गया, किस पेपर की तैयारी थी? सवाल इंटरमीडिएट ही थे। मेरे जो सब्जेक्ट थे वो मैथ्स, CS था और इंग्लिश था। तो पेपर काफ़ी सही आया था मेरे हिसाब से। तो पेपर अच्छा आया था। जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर अच्छा पेपर आया था। पेपर वाज वेरी गुड, पेपर अच्छा गया। तैयारी के हिसाब से जो पढ़ा था उतना ही आया। जनरल टेस्ट भी अच्छा गया, अच्छा था पेपर। एग्ज़ाम फर्स्ट डे मतलब थोड़ा लगा मुश्किल होगा, प्रिपरेशन भी उतनी मतलब ठीक ठाक थी, बट एग्ज़ाम उसके मुताबिक अच्छा गया। Yeah, exam was actually nice. I mean, it was easy and almost everyone was just doing exam very nicely. So I just say like it was actually a nice exam. मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज NIRF रैंकिंग का ऐलान किया। ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की दर्जाबंदी का 7वां एडिशन है। IIT मद्रास ने एक बार फिर मजमूई तौर पर भारत में सबसे ऊपर अपना मकाम बरकरार रखा है। इसके बाद IISc बेंगलुरु आता है, जो आज जारी की गई NIRF दर्जाबंदी में तहकीक के साथ साथ यूनिवर्सिटी के ज़ुमरे में भी सबसे बेहतर इदारा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही। इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में IIT मद्रास और IIT दिल्ली ने सरफहरिस्त पोजीशन हासिल की, जबकि मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु ने सरफहरिस्त 2 पोजीशनें हासिल की। मेडिकल के ज़ुमरे में एम्स नई दिल्ली दर्जाबंदी में सरफहरिस्त है। इसके बाद PGIMER कॉलेज चंडीगढ़ है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस ने पहली जबकि हिंदू कॉलेज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी को इल्म पर मबनी सदी कहा जाएगा। इस सदी में डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी कहा जाएगा। ऐसे सब दुनिया भर की एक्सपर्ट, दुनिया भर की थिंकर्स इस विषय में सहमत है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने आज श्रीलंका के अबूरी सदर के तौर पर हलफ लिया। श्रीलंका के नए सदर की तकर्रुरी के लिए पार्लियामेंट का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदाबाया अभिवर्धन ने जुमे की सुबह सदर गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करने का ऐलान किया। नए सदर के इंतखाब के लिए कल पार्लियामेंट बुलाई गई है। नए सदर की तकर्रुरी तक वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे अबूरी सदर के तौर पर काम करेंगे। वाज़ेह है कि राजपक्षे ने कल अपना इस्तीफ़ा ईमेल के जरिए स्पीकर को इरसाल किया था। मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़ चुके हैं। उनके बारे में इत्तलात हैं कि वो इस वक्त सिंगापुर में हैं। श्रीलंका के पार्लियामेंट के स्पीकर ने आवाम से अपील की है कि वह तमाम अराकीन पार्लियामेंट को अमन फराहम करें ताकि यह सारा अमल 7 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे के मुस्तफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। महीनों से राजपक्षे बरादरान के खिलाफ तहरीक चलाने वाले इन लोगों ने उनके इस्तीफ़े का खैर मकदम किया है। एहतजाज के मुंतज़मीन ने जुमेरात की शाम सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाहें हुकूमत के हवाले कर दी। जुमेरात को इसराइल के साथ एक मुश्तरका बयान में अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका ईरान को जौहरी बम बनाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसके जवाब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया कि वाशिंगटन और इसके इत्तेहादियों की तरफ से किसी भी गलती का ईरान की जानिब से सख्त जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन और इसराइल तवील अरसे से ईरान के जौहरी सलाहियतों पर तशवीश का इजहार करते रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि इसका कभी भी जौहरी बम बनाने का कोई इरादा नहीं रहा। अमेरिका समेत 40 से ज़ायद ममालिक ने यूक्रेन में मुमकिना जंगी जराइम की मुश्तरका तहक़ीक़ात पर इत्तिफ़ाक़ किया है। जुमेरात को दी हेग में
यूक्रेन एहतसाब कॉन्फ्रेंस के दौरान दर्जनों ममालिक के मंदूबीन ने भी तहकीकात में ताउन करने पर इत्तिफाक किया। मुत्तफिक होने वालों में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमरीका, कनाडा, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं। इन सब ने इन तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए 20 मिलियन यूरो फराहम करने का वादा किया। यह रकम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की मदद और यूक्रेन में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर को फराहम की जाएगी। और खेल की खबरों में पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हान यू को 17-21, 21-11, 21-19 से शिकस्त दी। सिंधु को यह मैच जीतने में 1 घंटा 2 मिनट का वक्त लगा। उधर साइना नेहवाल को सिंगापुर ओपन क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइना को जापान की आया होरी ने 21-13, 15-21, 22-20 से शिकस्त दी। भारत के एच.एस. प्रणय को सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। प्रणय को जापान के कोडाई नाराओका ने 12-21, 21-14, 21-18 से शिकस्त दी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।